Hello students, welcome to Megha D classes. Today we are going to start new lesson of class 10, that is lesson number 1, chemical reaction and equations. If you remember, तो 9th क्लास में आपने 2 टाइप के रिएक्शंस पढ़े थे, एक था फिजिकल रिएक्शन और एक था केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले जो इसके मेन हेडिंग में नेम्स आ रहे हैं, मैं आपको उनका मीनिंग क्लियर कर दूं। केमिकल आपको पता ही है कि कोई भी चीज आपने देखी होगी, केमिकल्स होते हैं, लैब में अवेलेबल होते हैं। रिएक्शन का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा केमिकल आपस में रिएक्ट करके कुछ न्यू सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, या आप इसका अपोजिट भी कर सकते हो कि जब कोई बड़ा सब्सटेंस ब्रेकअप होके 2 या 3 छोटे सब्सटेंस बनाता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। मतलब रिएक्शन का मेन मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कुछ न्यू फॉर्मेशन कर रही हैं। और एक होता है इक्वेशंस। इक्वेशंस का मतलब होता है कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन को लिखोगे तो आप बार बार उसका कंप्लीट नेम लिखने की बजाय वहां पे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो या उसके फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, तो तब वो बन जाता है इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी सिचुएशंस दी गई हैं जो आपने अपने आसपास देखी होंगी, और इन सिचुएशंस को देखकर आपने ये सोचना है कि यहाँ पर जो चेंज है, जो रिएक्शन है, वो फिजिकल है या केमिकल है। थोड़ा सा इनको देखने से पहले मैं आपको 9th का रिवाइज करवा दूं। 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि 2 तरह के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जब किसी भी सब्सटेंस की एक्सटर्नल अपीयरेंस में चेंज हो जाता है, मतलब बाहरी रूप से उसमें चेंज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, उसकी शेप बदल जाती है, या उसका कलर चेंज हो जाता है, या उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो इन सब को हम बोलते थे फिजिकल चेंज। आज हम बात करेंगे केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो फिजिकल चेंज से ऑपोजिट है। फिजिकल चेंज की एक खास बात ये होती थी कि वो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि जिस चीज से आपने उस सब्सटेंस को बनाया है, आप उसको दोबारा से पहले जैसा बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कपड़े हैं, आपने कपड़ों को फोल्ड किया, अगर आप चाहो तो आप फोल्डेड क्लॉथ से पहले जैसे क्लॉथ बना सकते हो, दैट इज पॉसिबल। सैलेड है, सैलेड था मतलब आपने वेजिटेबल्स को कट किया, आप उनको पहले जैसा जोड़ नहीं सकते, बट स्टिल अभी भी वो वेजिटेबल्स है, मतलब उन्होंने अपना जो रूप है, जो अपीयरेंस है, वो चेंज नहीं करी है, सिर्फ उनको आपने पीसेस में कट किया है, लेकिन आपने कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं किया। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उसकी एक खास बात तो ये है कि वहां पर हमेशा ही कोई ना कोई न्यू प्रोडक्ट यानी कि कोई नया पदार्थ बनेगा पहले से जो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और दूसरी चीज वहां पर ये है कि आप कुछ भी करो तो आप उसको पहले जैसा नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, फूड है, भोजन है, आपने फूड को खाया, वो फूड आपके पेट में जाके, आपकी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो गया। अब अगर आप ये सोचो कि उस डाइजेस्टेड फूड को आप फिर से पहले जैसा बना लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली, अगर फूड है, उस फूड को आप पका चुके हो, कुक कर चुके हो, और आप उस कुक्ड फूड से अनकुक्ड फूड बनाना चाहो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में देख सकते हैं। जैसे कि दूध है, मिल्क है, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दो समर्स के दौरान, तो आप देखोगे कि उसमें कर्ड फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब उसमें खटास आ जाती है। इसी तरीके से कोई भी आयरन की चीज है, कोई तवा है, कोई नेल है, अगर आप उसको थोड़ी दिनों के लिए बाहर छोड़ दो जहां पे उसको मॉइस्चर भी मिलता रहेगा और एयर भी मिलती रहेगी, तो उस पर जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी। इसी तरीके से ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स की जब फर्मेंटेशन होती है तो उससे अल्कोहल बनाई जाती है, फूड को कुक कर लिया जाता है, या फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, या हम रेस्पायर मतलब सांस ले रहे हैं, तो ये सारे चेंजेस है जिनको हम पहले जैसा नहीं कर सकते, एंड दीज ऑल चेंजेस आर द केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जहां कहीं भी केमिकल चेंज होता है वहां पे केमिकल रिएक्शन हुआ होता है। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ एक्टिविटीज दिखाई गई हैं आपकी मतलब बुक में, और इफ पॉसिबल तो मैं जब स्कूल ओपन होंगे तो आपको ये एक्टिविटीज परफॉर्म भी करके दिखाऊंगी। सबसे पहली एक्टिविटी में यहाँ पे दिखाया गया है कि जो मैग्नीशियम रिबन है, इफ यू रिमेम्बर, मैग्नीशियम जो है 12 एटॉमिक नंबर पे सब्सटेंस था। यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को एक टोंग मतलब चिमटे की सहायता से होल्ड किया हुआ है। जब इस मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो बर्न करने पर क्या होता है, इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे आपने दिवाली पे पटाखों में देखी होगी, सिल्वर सी इसमें
एक चिंगारी सी दिखती है। तो मतलब मैग्नीशियम रिबन जो है जब जलता है तो ये कम्प्लीटली जल जाता है और इसके जलने के बाद राख बनती है जो व्हाइट कलर की होती है, जिसको यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज जो ध्यान रखी जाती है वो ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमेशा अच्छे से साफ करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन भी है और जनरली पूछ लिया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है। तो कई बार अगर आप उसको ऐसी नॉर्मली रूम पे भी छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आके जम जाती है। तो इसलिए हमेशा इसको बर्न करने से पहले अच्छे से जलाया जाता है, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या ऑक्साइड की लेयर है उसको रिमूव किया जा सके। दूसरी एक्टिविटी में यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि अगर हम लेड नाइट्रेट के साथ पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स करें तो पहले जो सॉल्यूशन है वो कलरलेस होगा, लेकिन रिएक्शन होने के बाद वो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है उसके बारे में हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। यहाँ पे मेनली आपको ये याद रखना है कि इस रिएक्शन में कलर चेंज हो जाएगा। और तीसरी एक्टिविटी में क्या किया गया है, एक कॉनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रैन्यूल्स लिए हैं और उसमें हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप्स डाली गई हैं। उससे क्या होगा, उनके बीच में रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। और जो ये कॉनिकल फ्लास्क है, अगर आप इसको बॉटम से टच करोगे तो आपको ये बहुत ज्यादा गर्म फील होगी। तो इन सारी एक्टिविटीज का मेन मोटिव क्या है, इन सभी एक्टिविटीज से ये बताया गया है कि जब कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहां पर चार चीजें हो सकती है। या तो वहां पे जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, जैसे हमने पहले में देखा कि मैग्नीशियम रिबन पहले सॉलिड था फिर उससे पाउडर बन गया, या कलर चेंज हो जाएगा जैसे हमने दूसरे रिएक्शन में देखा, या वहां पे कोई गैस इवॉल्व होगी, या उसका टेम्परेचर बदल जाएगा, मतलब वो कोल्ड से हॉट या हॉट से कोल्ड हो सकता है। तो इट मीन्स हमारे आसपास इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को आप बिल्कुल पहले जैसा नहीं कर सकते। तो ये तो बच्चों बात हुई केमिकल रिएक्शंस की। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशंस की। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, मतलब उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अगर आप इस बात को सेंटेंस में नहीं लिखकर उसके नेम के द्वारा लिखोगे तो दैट इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। कि मतलब जब आप किसी भी रिएक्शन को बार बार पूरा लिखने की बजाय वहां पे उसके नेम्स यूज करते हो और बीच में प्लस और एरो का निशान यूज करते हो तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हमने इस लाइन को पूरा लिखने की बजाय यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लिख के बीच में प्लस का निशान दिखा दिया। प्लस मीन्स कि वो दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और एरो का मतलब है कि रिएक्ट करने के बाद उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसकी दो साइड्स होती हैं, LHS एंड RHS। एरो के इस तरफ को आप LHS बोलोगे और इस तरफ को आप RHS बोलोगे। तो और जो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं, जुड़ती हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। यानी कि रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होंगे और उनके रिएक्ट होने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनता है जो राइट साइड में बनता है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट। तो इट मीन्स जब भी आप एक वर्ड इक्वेशन लिखोगे तो आप उसमें LHS की तरफ सब्सटेंसेस को लिखोगे, उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलेंगे, और राइट हैंड साइड की तरफ जिन सब्सटेंसेस को आप लिखोगे उन्हें हम प्रोडक्ट्स बोलेंगे। और उन दोनों के बीच में हम एरो का सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं जो डायरेक्शन को शो करता है। अब ये तो थी आपकी केमिकल इक्वेशन जो कि वर्ड केमिकल इक्वेशन है। जनरली क्या होता है, जब भी हम किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हम उसको वर्ड लिखने की बजाय, मतलब हम बार बार उसका नेम लिखने की बजाय वहां पर या तो उसका सिंबल यूज करते हैं या हम वहां पर उसका फॉर्मूले यूज करते हैं। तो इट मीन्स जब आप किसी रिएक्शन को सिंबल या फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो देन दैट इज ऑल्सो नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। So a chemical equation is a chemical reaction in which we can use the symbols and formulae of a particular substance. तो जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को भी आप पूरा मैग्नीशियम लिखने की बजाय उसके सिंबल Mg से रिप्रेजेंट करोगे। ऑक्सीजन क्योंकि गैस थी तो उसको पूरा लिखने की बजाय आप O2 दिखाओगे, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी कंप्लीट नेम लिखने की बजाय आपने MgO लिख दिया। तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए केमिकल इक्वेशन। तो मेन जो बच्चों डिफरेंस है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में वो यही है कि जब आप दो सब्सटेंसेस या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन को दिखा रहे हो तो दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब आप उस रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो तो दैट इज अ केमिकल इक्वेशन।
अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड भी हो सकती है, अनबैलेंस्ड भी हो सकती है। तो वैसे तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, उनकी क्या एडवांटेज है, कैसे करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब दोनों तरफ सब्सटेंसेस का जो नंबर है वो सेम है, यानी कि हर एक सब्सटेंस इक्वल अमाउंट में है, तो उसको आप बोलोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर आपके सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल नहीं है तो आप उन्हें बोलोगे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो जनरली आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको कोई भी केमिकल इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको उसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो टिल नाउ योर होमवर्क इज कि जितना आज आपको पढ़ाया गया है आप इसको रीड करें, इसे समझें, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मैसेज और कमेंट मी। थैंक यू।